पेशावर से ए आया, लाहौर से उसने बी से 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट उसको दे दिया। अब मसला ये है कि मैंने बताया ना कि वो इस चेक से गुजर सके। आप देखें, होगा ये कि ये जो लाहौर का बंदा ये 1 लाख रुपए का प्रॉमिसरी नोट लेके TMCL बैंक के पास आता है, कहता है 10 दिन बाकी हैं, अभी वो पूरा नहीं हुआ और लेकिन मुझे ये पैसे नकद चाहिए, मुझे खरीदारी करनी है। बैंक उसको कहेगा मेरे हिसाब से ये बात इस तरह है कि आप 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज दे रहे हो। मेरे हिसाब से ये बात किस तरह है, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज दे रहे हो, 1 लाख रुपए 10 दिन के लिए कर्ज ले रहे हो। अब गौर से सुनिए, 1 लाख रुपए और 10 दिन, 1 लाख और 10 का मल्टीपल क्या बनता है, 10 लाख, सही। बैंक उसको कहता है कि तुम इस तरह करो कि 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो, वही काउंटर लोन, और 90,000 ले जाओ, 90,000 ले जाओ, 10,000 रुपए 100 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। लाहौर वाले ने कहा, वैसे लाहौर वाले इतने बेवकूफ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं, हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं। उसने कहा लेकिन जनाब मुझे तो 1 लाख चाहिए। उसने कहा वो दूसरा तुमसे ज्यादा होशियार था, 1 लाख का प्रॉमिसरी नोट तुम्हें दे क्या यार, तुम 90,000 नकद दे दो और 10,000 के प्रॉमिसरी नोट तुम दे दो ना। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी अब तुम कर सकते हो, तुमसे 1 पैसा भी नहीं काटा गया। असल बात यह है कि 1 लाख की खरीदारी कर सकते हो। अब बैंक 10 दिन बाद पेशावर वाले के पास जाके उसे पूरे 1 लाख ले लेगा। अलबत्ता जो 10,000 रुपए उसके पास 100 दिन रहेंगे, उस 100 दिनों में बैंक ने उस 10,000 से जितना कमाया बैंक का कमा भी लिया। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि TMCL इंटरेस्ट लेस है इकोनॉमिक ग्राउंड पर। अब बात करते हैं कि इस सिस्टम में ये लोन कैसे रिटर्न किया जाएगा। बजाय तो ये लग रहा है कि ये 1,000 रुपए ये 1 साल बाद वापस करेगा, फॉर्म 1,000 रुपए 1 साल बाद वापस करेगी और अपने पैसे 10 साल बाद उसको वापस मिलेंगे। इस तरह नहीं होगा। होगा ये, इसने 1,000 रुपए 1 साल के लिए ले लिए और उसको 100 रुपए 10 साल के लिए दे दिए। ये किस वक्त हुआ, टाइम 0 पर, अभी टाइम 0 अभी ये काम हुआ। 1,000 रुपए इसको मिल गए, 100 रुपए बैंक को मिल गए, 1 साल गुजर गया, टाइम 1 हो गया। समझ आ रही बात, टाइम 1 हो गया। बड़े बेवकूफ बिजनेसमैन होगा कि 1,000 रुपए उसको वापस करेगा। आसान तरीका ये कि 100 रुपए और दे दो, 100 रुपए और दे दो और 1,000 रुपए 1 साल के लिए और रख लो। टाइम 1 पे 100 रुपए और दे दिया, टाइम 2 हो गया 100 रुपए और दे दिया, टाइम 3 हो गया 100 रुपए और दे दिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और से सुने 0 से शुरू हुआ था, 0 पर उसने 100 रुपए पे किए थे। जब 0 से लेके 9 तक 10 हो गए, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए। जब टाइम 9 हो गया उसने 100 रुपए दे दिए, तो इन दोनों का हिसाब बराबर हो गया। असल में सिर्फ इतना हुआ है कि उसने 1,000 रुपए लिए हैं और 100 रुपए के 10 किस्तों में वापस कर दिए, खत्म। सूद कुछ नहीं दिया, 1,000 रुपए भी वापस नहीं किया, 10 साल इस्तेमाल कर लिए। 1 साल किसको कहते हैं? फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ये देखना है कि क्या 1,000 रुपए से मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। उसको बस सिर्फ ये एनालिसिस करनी है, 1,000 रुपए पर मैं 1 साल में 100 से ज्यादा कमा सकता हूं। अगर वो 100 से ज्यादा कमा सकता है वो ये लोन लेगा, क्योंकि 100 से ज्यादा कमाएगा तो उसको 100 देगा और कुछ अपने पास रखेगा। अगर 100 से ज्यादा वो नहीं कमा सकता तो वो ये लोन नहीं लेगा। तो काउंटर लोन जो बेसिकली रिटर्न होगा वो बेसिकली जो है इस तरह रिटर्न होगा जैसे कमेटी रिटर्न होती है, जैसे कमेटी रिटर्न होती है। इसके बाद बैंक काउंटर लोन का क्या करेगा वो मैंने बता दिया आपको। उसका कुछ पोर्शन वो रिजर्व में, कुछ स्टेट बैंक, कुछ अपने पास और बाकी का वो अपना कारोबार करेगा। इस सिस्टम में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? सर आपने जवाब दे दिया है कि अगर कंजम्पशन स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए लोन ना दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता। अलबत्ता एक चीज रह गई,
वॉर का इलाज नहीं इस सिस्टम के पास है न दूसरे के पास है, किसी के पास नहीं है। तो वॉर में बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है, वॉर में बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है। तो उस मुमकिन है कि उस सूरत में गवर्नमेंट को इजाफी खर्चे लेने पड़े। एक ये जो चीज है, ये जो बात डिस्कस हो रही है, न्यू मॉनेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म, ये जो चीज डिस्कस हो रही है, इसके मुताबिक मैं अर्ज करता हूँ, ये जरा टेक्निकल है। ये जो रिजर्व है इसका एक काम और भी है, और वो ये कि बैंक जब रिजर्व रेट बढ़ा देता है तो वो मार्केट से पैसा खींच लेता है। मौजूदा सिस्टम में मैं बता रहा हूँ, कन्वेंशनल सिस्टम में बैंक जब रिजर्व रेट बढ़ा देता है तो मार्केट से पैसा खींचता है। जब हमने रिजर्व खत्म कर लिया तो मार्केट से पैसा कैसे खींचेंगे अगर किसी को जरूरत पड़ी तो उसके लिए ये कोई जरूरी है कि 1000 रुपए एक साल के लिए दिए जाए तो काउंटर लोन यही होगा कि 100 रुपए 10 साल के लिए? ये भी तो हो सकता है कि 200 रुपए 5 साल के लिए। अब उसको ये सोचना पड़ेगा कि 1000 से मैं साल में 200 से ज्यादा कमा सकता हूं। पहले तो 100 से ज्यादा सोच रहा, अब 200 से, अगर उतना नहीं कर सकेगा वो लोन नहीं लेगा, मार्केट से पैसा खींच जाएगा। तो मॉनेटरी कंट्रोल मैकेनिज्म और भी बनाए जा सकते हैं, ये कोई आखिरी नहीं है कि बस यही एक कुरान का हरफ रह गया। नए सिस्टम के क्या इफेक्ट्स हैं ये मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आप इसको खुद सोचें। फिस्कल डेफिसिट पे क्या इफेक्ट होगा? ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ये है कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से कितना पैसा आता है और गवर्नमेंट एक्सपेंस कितना करती है। राइट नाउ ये हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास टैक्सेस से पैसा आता है 100 रुपए, खर्चा करती है 120 रुपए। ये जो 20 रुपए है ना, ये खसारे की सरमायाकारी से की जाती है, ये इसको डेफिसिट कहते हैं, ये नुकसान की सरमायाकारी है। इस फिस्कल डेफिसिट पे क्या असर होगा ये मैं आपको दावत दे दूं कि आप अपने तौर पे सोचें कि इसको मैं हर बार आपको नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन बुक्स को पढ़ें और इसको खुद तलाश करें। ट्रेड डेफिसिट पे क्या इफेक्ट होगा? ट्रेड डेफिसिट इसको कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं 100 रुपए के, इंपोर्ट करते हैं 120 रुपए के, ट्रेड डेफिसिट है। इस पे क्या इफेक्ट होगा ये भी मैं आपको सोचने की दावत दे रहा हूं, मैं खुद नहीं बताता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रॉफिट से कभी भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। ये बात याद रखें कि प्रॉफिट कोई एक आध दफा ही जिंदगी में कोई किस्मत लग जाती है और एक आदमी को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन जब उसको वो हमेशा के लिए अपने पास रखता है वो इंटरेस्ट की वजह से होता है। प्रॉफिट से सारी जिंदगी आदमी मजे नहीं कर सकता, अगर कभी प्रॉफिट होता है तो नुकसान भी होता है। ये जो उसको वो हमेशा की देता है, वो उसको जो हमेशा अपने पास रखता है, इसकी असल वजह यह कि मार्केट में इंटरेस्ट मौजूद है। आप इंटरेस्ट को खत्म कर दो, आज प्रॉफिट है कल नुकसान होगा, ये पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही आपका विरासत का सिस्टम और कई एक और सिस्टम मौजूद है, वो इस सिस्टम को खुद ही सेट कर देगा। मोनोपोली पे क्या इफेक्ट होगा? मोनोपोली के बाद आपको पता है इंडस्ट्री में एंटर होने का असल जो मसला है वो मनी का होता है, और अगर मनी इंटरेस्ट के बगैर अवेलेबल है तो लोग इंडस्ट्री में जो मोनोपोलिस्ट हैं उसकी इंडस्ट्री में आएंगे और उसकी मोनोपोली खत्म होगी। रिसोर्सेज की एम्प्लॉयमेंट मेरे ख्याल में आप खुद सोचें कि अच्छी होगी बुरी होगी। एक और चीज है स्मॉल स्केल इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रांजेक्शन। हमारे पेशोर में मैंने कई खवातीन को देखा कि उन्होंने अपना जेवर बेच के कसाई को कर्ज पे दे दिया 40% इंटरेस्ट रेट, 40% इंटरेस्ट रेट पे, और मजीद ये कि रोजाना 1 किलो गोश्त अलग आता है। ये अब अगर आपको बगैर इंटरेस्ट के पैसा अवेलेबल है तो मेरे ख्याल में आप इस किस्म के ट्रांजेक्शन में नहीं जाएंगे। ये वाहिद सिस्टम है कि जो आवाम के आपस के भी कर्जों को, सूदी कर्जों को खत्म करने की सलाहियत रखता है। और रिसर्च और डेवलपमेंट का तो मैं इतना ही कहूंगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, जो वो फ्री में अवेलेबल है तो रिसर्च भी बहुत होगी, डेवलपमेंट भी बहुत होगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर उबैदुल्लाह खान साहब। अब आप हजरात को